डर बना हुआ हो मार्केट में, तो वो देखना ज़रूरी है कि अगर इफ़ यू आर ट्रेडिंग फॉर दिस वीक तो देखोगे इस हफ्ते कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन तो नहीं चल रहे हैं, ऐसे कोई इकोनॉमिक डेटा तो नहीं है कि जहाँ पे रिस्क ऑफ सेंटीमेंट आएगा कि रिस्क ऑन आएगा। रिस्क ऑफ सेंटीमेंट इज ऑलवेज बेटर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, बट जब रिस्क ऑन सेंटीमेंट होता है तब गोल्ड सिल्वर डजंट परफॉर्म वेल। 2026 में ऐसा क्या चेंज है जो 2025 या उसके पहले नहीं था? मार्केट में पहले इतनी नहीं थी, वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ चुके हैं, वॉल्यूम्स बढ़ चुके हैं। आप सारी एक्सचेंजेस पे देखेंगे वॉल्यूम्स आर एट ऑल टाइम हाई, डिलीवरीज आर एट ऑल टाइम हाई बिकॉज ओवरऑल मार्केट बढ़ रही है। एक्चुअली सिल्वर की काफ़ी डिमांड है मार्केट में। आप देखेंगे सोलर सेक्टर जो पहले सिर्फ 7% कंस्टिट्यूट करता था टोटल डिमांड का, अभी इट कंस्टिट्यूट्स 20%. So in this kind of volatile market, do you think gold silver is still a good instrument to trade? Hello, warm welcome to you, Dr. Anisha ji. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thanks for taking out time. Thanks, Swapnil, for inviting me. It's always a pleasure to talk to you and come back on Dun Studio to talk about gold and silver. I think it's great to have you here for a lot of things. You're one that person who have done doctorate, you've done PhD on the macro factors which impact on the gold prices, and the gold prices is something which has amazed to the entire world. So in this series today, I would like to ask you a lot of questions for the traders and the commodity traders who are there or the people who used to not trade in commodities have become commodity trader, and all of a sudden the flow which has come to the market. What do you think? How this flow should look at the market in 2026? Yes, gold and silver are very much in limelight now. So we have seen कि जो लोग कभी प्राइजेस को देखते भी नहीं थे, उन्होंने भी देखना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज वॉलेटिलिटी हैज़ ड्रिवन एवरीवन. सो जो 180% का गेन आया सिल्वर में इन 2025 एंड गोल्ड में हमने देखा 70% के गेन्स मिले. उसके बाद 2026 में भी दिस रैली कंटिन्यूड. जनवरी में प्राइजेस शॉट अप बाय 50% अगेन एंड फिर देन 40% का सेल ऑफ, जहाँ पे $15 trillion was erased from the market in just 2 days, which is equivalent to just US का half of the GDP. So that was a big number. इसलिए इतना limelight में आ चुका है कि इतनी volatility है. It has outperformed Nifty even. जो CAGR returns देखें अगर गोल्ड सिल्वर के 15% से ज़्यादा है लास्ट 20-25 सालों के. निफ्टी का CAGR रिटर्न इज 14%. Yes, everybody has now understood कि वी शुड हैव गोल्ड एंड सिल्वर इन आवर पोर्टफोलियो. एंड जो पहले का एक अप्रोच था कंजर्वेटिव अप्रोच की 60-40 का एलोकेशन अप्रोच था, 60% इक्विटी 40% डेट, लोग इस तरह से टिपिकल वे में इन्वेस्ट करते थे. बट अभी दैट एलोकेशन अप्रोच हैज चेंज. दैट इज नाउ 60-20-20, which means 60% equity, 20% debt, 20% gold and silver. So when you include gold and silver in your portfolio, the risk-adjusted returns increase. Overall, you are at better gains than not including gold and silver in your portfolio. So ये लोगों को अभी समझ आ रहा है ग्रेजुअली जिस तरह से गेन्स आ रहे हैं, एंड जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड एंड सिल्वर डाल रही हैं वो भी 15-20%, तो वाई नॉट रिटेल इन्वेस्टर्स, वाई नॉट ट्रेडर्स? सो एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट नाउ, इसलिए हम देख रहे हैं इतना लाइमलाइट में है. जी, जब सेंट्रल बैंक्स ले रही है तो रिटेल ने भी ले ही लेना चाहिए गोल्ड को. बिल्कुल सही कहा आपने. मुझे याद है दिवाली के पहले आपसे एक बार चर्चा हो रही थी, स्टूडियो में ही हम बैठे थे, और आपने प्राइस को लेके और पैटर्न्स को लेके बहुत सारे अच्छे प्रिडिक्शंस दिए थे, एंड आई एम सीइंग ऑल ऑफ देम going to those directions, and we could enjoy that rally with your fantastic views and the advice which you have made other day. So thank you so much for that once again. And the users who have not watched our previous podcast with Dr. Anisha, they can go to the description and find that link. It was awesome discussion, I think. So Renisha जी, डॉक्टर कहे या रेनिशा कहे, जैसे आप कहे, तो मैं आपको एक छोटी चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा. बात अभी इन्वेस्टर्स की बात तो हुई, लेकिन ट्रेडर्स की मैं बात करूं. इंडिया मार्केट में ट्रेडर्स काफ़ी सोने चांदी को लेके उत्सुक है और काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड करना चाहते. सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच इज़ चेंज कंपेयर टू 2025 एंड नाउ? 2026 में ऐसा क्या चेंज है
जो 2025 या उसके पहले नहीं था? जी, जो डिफरेंस आया है इट इज़ द वॉल्टिलिटी। पहले जो एवरेज वॉलेटिलिटी थी गोल्ड एंड सिल्वर की इन अ डे, इट वाज अराउंड 2%। एंड अभी जो वॉल्टिलिटी है, एवरेज वॉलेटिलिटी, अगर आप डेली टर्नओवर के हिसाब से देखें, सो इट इज़ अराउंड 5 to 6%। तो देर इज़ अ ह्यूज जंप। यस, 3 times देर इज़ जंप इन वॉलेटिलिटी। तो जो प्राइस स्विंग्स आ रहे हैं, पहले अगर गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो 2-3 हज़ार मूवमेंट वॉज नॉमिनल। अभी एक एक दिन में हम देख रहे हैं 10,000 15,000 की मूवमेंट आ रही है सिल्वर में, जो पूरे पूरे साल में नहीं आती थी। सो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस दैट हैज़ बीन सीन। वॉल्टिलिटी बढ़ चुकी है बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ चुके हैं, वॉल्यूम्स बढ़ चुके हैं। आप सारी एक्सचेंजेस पे देखेंगे तो वॉल्यूम्स आर एट ऑल टाइम हाई, डिलीवरीज आर एट ऑल टाइम हाई, बिकॉज पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ओवरऑल मार्केट साइज बढ़ रही है। सो एक साल पहले अगर गोल्ड की मार्केट साइज की हम बात करें, सो इट वाज अराउंड $15 ट्रिलियन, और अभी एक साल में ही उसकी मार्केट साइज गोल्ड की अभी $30 ट्रिलियन हो चुकी है। इनफैक्ट सिमिलर टू सिल्वर की मार्केट साइज वाज जस्ट $2 ट्रिलियन। इट वाज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू बिटकॉइन का मार्केट साइज। Now silver has overtaken so many commodities and now it is at 4 trillion 5 trillion का market size। तो market size बढ़ चुकी है, participants बढ़ चुके हैं, traders बढ़ चुके हैं, more and more people are coming into play। छोटे छोटे investors भी buying mini lots, micro lots, and just they are coming into the market and want to gain in this commodity। Yeah, so when you say that the volatility has increased 3 times and that's the biggest change of the 2026, do you think the same things will happen in 2026? It will continue in 2026 and ahead? Yes, तो आई थिंक द डायनामिक्स काफ़ी बदल चुके हैं मार्केट के। अनसर्टेनिटी बिकॉज बढ़ चुकी है, पहले इतनी अनसर्टेनिटीज नहीं थी। आप किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर से बात करेंगे या किसी भी एक्सपीरियंस मार्केट पार्टिसिपेंट से बात करेंगे तो वो भी आपको यही करेंगे कि मार्केट में पहले इतनी अनसर्टेनिटीज नहीं थी। एक दो दिन हम वॉलेटिलिटी देखते थे, फिर स्टेबल हो जाती थी चीज़ें, कोई भी चीज़ चलती थी, वो इट वॉज इन अ साइक्लिकल ट्रेंड। 1 महीना 2 महीना प्राइस बढ़ेगी एंड देन द स्टेबलाइजेशन फेज फॉर 3-4 मंथ्स। बट ऐसा अभी नहीं है, कंटिन्यूसली हमने 2025 में देखा रैली होती रही। इनफैक्ट जनवरी में भी इतने रैली हुए प्राइजेस, तो वो चेंज हो चुका है। एंड आई थिंक 2026 इसी तरह ही रहेगा। इनफैक्ट नेक्स्ट 2-3 साल मुझे लगता है इसी तरह रहेंगे जब तक ट्रम्प पावर में है, बिकॉज ही हैज़ सो मेनी थिंग्स इन हिज माइंड। वो यूएस को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो ही इज़ सो मच प्रोटेक्शनिस्ट दैट उनकी वजह से पूरी दुनिया हिल रही है। एंड हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ हिम he is actually having a cold war with all the countries of the world। पहले सिर्फ यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बातें होती थी, अभी तो आप देखिए कि यूएस हैज़ प्रॉब्लम विथ रशिया, ईरान, चाइना तो पहले था ही। इंडिया के साथ उन्होंने इतने टैरिफ्स लगाए थे तो थोड़े टाइम तक इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं थे। देन यूरोपियन कंट्रीज, यूके, एवरीथिंग सबके साथ, क्योंकि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। तो जिस तरह से वो प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा रहे हैं एक पॉलिसी, तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज उनके अगेंस्ट में है और ये अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा है मार्केट में। एवरीबडी हैज़ दैट फियर दैट थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा या कोई कोल्ड वॉर हो जाएगा। तो ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में द बेस्ट प्लेस गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर द मोस्ट सेफ हेवन एसेट्स ऑन द अर्थ। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ज़्यादा बाय कर रही हैं, इसीलिए जो मार्केट समझते हैं वो बाय कर रहे हैं, जो नहीं समझते हैं दूसरों को देखकर फोमो फियर काफ़ी आ चुका है कि हम ये रैली में छूट गए, तो वो भी लोग आ रहे हैं। सो ग्रेजुअली 1 by 1 मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो वो जो कहते हैं कि जब दुनिया डरती तब सोना चांदी चमकता है, तो वो सच है। यस, सो दिस इज अ गेम ऑफ ग्रीड एंड फियर। एवरीबडी इज वेरी मच फियरफुल, देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। सो वो फियर के कारण ग्रीड बढ़ गई है मार्केट में and we are seeing the result, prices इसी तरह से बढ़ती है। So how so in this kind of volatile market, do you think gold silver is still a good instrument to trade? Definitely, it is the most secure available form of investment to trade।
यस कि फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करेंगे तो मार्जिन्स आर हाई, वी ऑल नो इट, बट इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर पोजिशन, यू नो, इफ़ यू आर अभी जैसे थोड़ी बहुत वॉल्टिलिटी ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है, बट थिंग्स विल स्टेबलाइज ग्रेजुअली. 1-2 महीनों में हम देखेंगे कि मार्जिन्स विल कम डाउन. बाय द टाइम व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड न करके ऑप्शंस में ट्रेड करें. देयर यू वुड हैव, यू कैन मेक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. जैसे अगर ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप स्ट्रैंगल्स कीजिए, स्ट्रैडल्स कीजिए, कवर्ड कॉल कीजिए. ये सारी स्ट्रैटेजीज बनाइए जहाँ पे आपको छोटा सा मार्जिन पे करना है. एंड देन आपको गेन्स भी हैं वो इतने ज़्यादा, अनलिमिटेड लॉसेस की जगह पर आपको अनलिमिटेड गेन्स भी मिलेंगे, एंड लिमिटेड लॉसेस के साथ आप इस गेम में टिके हुए रह सकते हैं. सो नाउ द पॉइंट इज टिके रहना इन दिस गेम. जो दिस इज़ अ लॉन्ग गेम एंड आप मार्केट में रहोगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जी, तो मार्केट में बने रहने के लिए जैसे मैं क्वेश्चन को इस तरह पूछना चाहूँगा, इक्विटी का ऑप्शन है, इंडेक्स है जिसको थोड़ा रिलेटिवली लोग बेहतर तरीके से ट्रेड करते हैं इंडिया में. गोल्ड सिल्वर की वोलेटिलिटी ने काफ़ी ध्यान आकर्षित कर लिया है इस प्रोडक्ट के तरफ. अब इतनी वोलेटिलिटी में क्या ट्रेड कंटिन्यू करे? पहली बात, जैसे कि आपने कहा कि ऑप्शंस में भी जा सकते हैं, लेकिन इतनी वोलेटिलिटी में जहाँ पे वोलेटिलिटी 3 टाइम्स हो चुकी है, ये ट्रेडर को कैसे सुरक्षा देगा? जैसे आपने कहा कि बचना ज़रूरी है, तो वो कैसे हो सकता है? व्हाट इज़ दैट स्ट्रैटेजी? सो यस, नाउ द मेन स्ट्रैटेजी इज द रिस्क मैनेजमेंट. आप अपना रिस्क मैनेज अच्छे से कीजिए. जैसे मैंने ऑप्शन में आपको बताया स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं. अगर आप फ्यूचर्स में भी रहते हैं, वॉट एवर यू आर प्लेइंग इन, just follow the basic principle. One is कि never put more than 5% of your capital, investment का capital into one trade. ठीक है, 5% से आप कम रखेंगे अगर आपके जो स्टॉप लॉसेस रख रहे हैं, या फिर वॉट एवर मनी यू आर पुटिंग एट स्टेक, इट शुड नॉट बी मोर देन 5% इन वन ट्रेड. तो अगर आपका लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है, यू स्टिल हैव अदर मनी लेफ्ट. Don't do over leveraging. So this is a एंड कमोडिटी में पॉसिबल भी है क्योंकि मिनी कॉन्ट्रैक्ट. Yes, we have. That was my second point कि आप ओवर लेवरेज ना करें. तो वो कैसे करेंगे ओवर लेवरेज? आप किससे कैसे बचेंगे? यू कैन ट्रेड इन मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स. सो दैट इज़ अ सेकेंड पॉइंट कि आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ कीजिए. सारी कमोडिटीज़ में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है. सो इंस्टेड ऑफ बाइंग वन गोल्ड, बिग वन, यू कैन बाय 10 मिनीज. एंड उसमें भी आप एंट्री पॉइंट्स को स्टैगर्ड वे में कीजिए. राइट कि पूरा का पूरा अगर आप बाय कर रहे हैं तो करंट प्राइस पे मत कीजिए ना, थोड़ा 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 करके आप स्टैगर्ड वे में हर 2% के फॉल पे कीजिए. क्योंकि एक दिन में 4% की वोलेटिलिटी आ ही रही है. तो अगर आपने थोड़ा अभी बाय किया, थोड़ा नीचे आया, फिर से बाय किया, तो इस तरह से स्टैगर्ड वे में अगर आप बाय करेंगे तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत अच्छा बनेगा. इसी तरह तीसरी चीज़ इसमें आती है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करते रहिए. एक सिंगल स्टॉप लॉस नहीं रखें. अगर मिनी लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप डिफरेंट स्टॉप लॉसेस डिफरेंट अपने पोजीशंस में बना सकते हैं. एक सिंगल स्टॉप लॉस नहीं रखना है. एंड वो ध्यान रखिए कि जो स्टॉप लॉस हो वो प्रीवियस स्विंग का लो हो, उससे थोड़ा नीचे हो. तो वो चार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस लो क्या है, स्विंग लो क्या है. उससे थोड़ा नीचे रखेंगे आप, ऑड नंबर पे रखेंगे, इवन नंबर पे मत रखिए. 100s 200s ऐसे पे मत रखिए. मेक इट 190, make it something like that, 299. तो और नंबर्स पे रखिए. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ये 2-3 चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आई थिंक थोड़ा बहुत अच्छा आपका पैसा बन जाएगा. जी, तो आपने कहा कि पहले तो स्ट्रैगर्ड वे में ट्रेड करें और 5% से ज़्यादा कैपिटल एक ट्रेड पे ना लगाए. तो आपने 2 मुद्दे में मुझे ट्रेडर्स के लिए मैसेज समझ में आता है, लेकिन वो पॉइंट कैसे ढूंढना जाए गोल्ड सिल्वर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उस बारे में क्या कहेगी आप? सो टू टॉक अबाउट एंट्री पॉइंट्स, आई वुड से कि अगर आप फ्यूचर्स में कंफर्टेबल है तो मैंने बताया जैसे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं. तो रिस्क मैनेजमेंट आपको 2 तरीके से ध्यान देना है, अपनी एंट्री पॉइंट्स पर भी और अपनी एग्जिट पॉइंट्स पर भी. राइट, तो जब आप एंट्री लेते हैं तो स्टैगर्ड वे में करें. एंड उसमें भी आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं. फ्यूचर्स में भी एंट्री लें एंड ऑप्शंस में भी लें. जैसे इफ़ यू वांट टू बाय गोल्ड तो आप फ्यूचर्स में आपने करंट प्राइस में सपोज इफ़ यू आर बुलिश तो आपने बाय कर लिया 5 मिनी लॉट्स एट 1,60,000 एंड यू एक्सपेक्ट द प्राइजेस टू गो टू 1,60,000. अगर आपका ये बुलिश स्टांस है
तो आपने 50% पोजीशन अपनी फ्यूचर्स में ली, 50% यू कैन मेक इट इन ऑप्शंस, वहाँ पे आपने कॉल बाय कर लिया, या इफ़ यू वांट टू हेज इट तो आपने पुट भी बाय कर लिया, वो भी कर सकते हैं। थोड़ा अपनी पोजीशंस को हेज भी रखें, बिकॉज अगर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में नहीं लगा रहे हैं तो आप कॉल्स यहाँ पे लेकर वहाँ पे भी ऑप्शंस में भी आप अपने स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा करते रहिए, तो आपका एक तरह से स्टॉप लॉस बन जाएगा एंड हेज भी रहेगी पोजीशंस। एंड आई वुड ऑल्सो से कि एग्जिट पॉइंट्स में भी ध्यान रखें कि एक पॉइंट में मुझे सारा प्रॉफिट बुक नहीं करना है, कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस। एंड जैसे आपने मल्टीपल लॉट्स लिए हुए हैं मिनी के, तो फिर आप प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स भी उसी तरह करें, स्टैगर्ड वे में प्रॉफिट बुक करें। 100 पे किया, 200 पे किया, 300 पे किया, सो हर 1% अपसाइड पे आपने अपने लेवल्स रख दिए हैं। तो एंट्री पॉइंट्स भी स्टैगर्ड वे में, एग्जिट पॉइंट भी स्टैगर्ड वे में, सो दैट इज एक्चुअली द बेस्ट स्ट्रैटेजी वन कुड यूज। जी सुपर। तो आपने बता ही दिया है कि ट्रेडर्स को क्यों 2026 में ट्रेड करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या लगता है सोने में ट्रेडर्स को क्या लेवल्स दिखाई दे सकती है सोने और चांदी में इस साल? सो इस साल जैसे मैंने बताया वॉल्टिलिटी काफ़ी रहेगी। एंड ये जो मार्केट है ये साइक्लिकल मार्केट नहीं है कि अभी बहुत बढ़ चुका है, काफ़ी गिर चुका है, फिर से बढ़ेगा या गिरेगा। ये एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है। तो स्ट्रक्चरल बुल मार्केट कमोडिटीज़ में बहुत लंबे चलते हैं, 8 से 10 साल के। एंड मुझे लगता है ये 2-3 साल और भी चलेगा जब तक ट्रम्प पावर में है। इसी तरह अनसर्टनिटी बनी रहेगी, इसी तरह आपको थोड़ा कॉशियसली अपना रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है लेवल्स जो हैं इस साल हम देख सकते हैं, गोल्ड कुड अगेन टच इट्स प्रीवियस हाई, वो प्रीवियस हाई भी क्रॉस कर सकता है जो 1,80,000 का था, एंड $5,600 का जो लेवल हमने देखा था वो क्रॉस होके वी कुड सी प्राइजेस गोइंग अप टू $6,000। एंड इंडिया में ऑलमोस्ट 2 लाख तक की हम लेवल जाते हुए देख सकते हैं, बिकॉज all the structural fundamental drivers are still the same. Still we have all kinds of geopolitical tensions. Still we have strong investment demand, strong retail demand. Retail demand in fact from in ETFs जो बिल्कुल एब्सेंट थे पिछले 3-4 सालों से, अचानक से उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बाइंग की है पिछले साल। सेंट्रल बैंक्स भी बहुत एक्टिव है। तो ये डिमांड सप्लाई जो है अभी भी वही है, सिचुएशन अभी भी बिगड़ी हुई है। इनफैक्ट इन सिल्वर टू जो सप्लाई टाइटनेस पहले थी अभी भी वही है। तो मुझे लगता है ये बुल ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा। एंड सिल्वर कुड ऑल्सो टच द प्रीवियस हाइज एंड इट कैन गो अप टू $150। एंड इंडियन प्राइजेस में अगर देखें तो लगभग 5 लाख तक की भी लेवल हम 2026 में जाते हुए देख सकते हैं। ओके, तो सोने चांदी में आपको तेजी बरकरार दिखती है, गोल्ड सिल्वर में बुलिशनेस। सो व्हाट इज दैट फैक्टर व्हिच इज स्टिल ड्राइविंग, एज यू राइटली सेड टू अस मेनी अ टाइम्स दैट जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, लेकिन सिल्वर में क्या और बाकी चीज़ों में क्या? जी, सिल्वर में सबसे बड़ा फैक्टर जो इम्पैक्ट कर रहा है प्राइजेस को, आप देखेंगे जनरली जो रैली स्टार्ट हुई थी सिल्वर में, इट स्टार्टेड फ्रॉम जून। जब जून 2025 जब यूएस ने टैरिफ्स लगाना स्टार्ट किया सारी कमोडिटीज़ पे, एंड मार्केट में कन्फ्यूजन था कि सिल्वर पे टैरिफ्स लगेंगे कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ तब जो सिल्वर में हुई थी दैट वाज डिसलोकेशन ऑफ स्टॉक्स। टैरिफ्स लगने वाले हैं इसलिए सारे के सारे स्टॉक्स जो है लंदन वेयर हाउसेस में से निकल के यूएस वेयर हाउसेस में, कॉमेक्स वेयर हाउसेस में आने लगे। तो वो फिजिकल मार्केट में काफ़ी टाइटनेस आ गई, एक जगह पे स्टॉक ज़्यादा है, एक जगह पे कम है, तो वहाँ से वो रैली आना स्टार्ट हुई फिजिकल टाइटनेस की वजह से। देन नवंबर में हमने देखा कि यूएस ने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया है, सो दैट वाज अ ट्रिगर। फिर चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए। तो ये 2-3 ट्रिगर आए थे जिसकी वजह से हमने सिल्वर मार्केट में बड़ी तेज़ी आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जैसे यूएस ने क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाला सिल्वर को, कनाडा एंड बाकी अदर कंट्रीज़ भी यही मूव पर हैं कि हम उसे क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दें। एंड जो भी कमोडिटी अगर क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एंड एक्चुअली सिल्वर की काफ़ी डिमांड है मार्केट में। आप देखेंगे सोलर सेक्टर जो पहले सिर्फ 7% कंस्टिट्यूट करता था टोटल डिमांड का, अभी इट कंस्टिट्यूट्स 20%। तो मतलब जितना सिल्वर मार्केट में आ रहा है 20% इज गोइंग टू सोलर सेक्टर। सिर्फ EV व्हीकल्स दे आर यूजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ सिल्वर, AI डेटा सेंटर्स, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच ट्रेंडिंग। तो डिमांड काफ़ी भी स्ट्रांग है, सप्लाई अभी भी काफ़ी टाइटनेस है। तो धीरे धीरे ही सही पर प्राइजेस बढ़ती ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वी विल सी कि प्राइजेस नीचे आ जाएगी, अचानक $50 सिल्वर आ जाएगा। आई डोंट थिंक दैट। मुझे लगता है जो डाउनसाइड सपोर्ट्स हैं
वो गोल्ड में लगभग इस साल 1,30,000 के आसपास रहेगा एंड सिल्वर में लगभग 2 लाख का लेवल है. तो आई डोंट थिंक ये प्राइजेस इसके नीचे जानी चाहिए. दैट आर द मेन सपोर्ट लेवल्स. एंड अपसाइड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 5 लाख इट कुड टच अपसाइड एंड सिल्वर एंड गोल्ड आई थिंक इट कैन गो अप टू 2 लाख लेवल. निशा जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे. जब आप कह रही है कि बाय ऑन डिप्स कुड बी द स्ट्रैटेजी एज अ ट्रेडर इफ आई रीड एंड इफ आई वांट टू ट्रेड, I'll take this as an example, not as a recommendation to anyone, because at Dhan and in fact, including you, we are not involved in any kind of trade. So, as a study purpose, I would like to discuss this. What if I go long, because gold silver में काफ़ी लंबे समय के वायदे available होते हैं. So, as a trader, if one thinks that I go long on the futures and I use options, call options to lock the upper prices and put options to lock the losses, and I continue that kind of strategy always, is that the way one should look at doing trades? That's my first question, and I have another question trailing to this for you. Yes, so you rightly said कि अकेले सिर्फ फ्यूचर्स में नेकेड पोजीशंस बनाना, इट्स बेटर टू हेज इन ऑप्शंस ऑल्सो. तो येस, कवर्ड कॉल इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई वुड से इन दिस मार्केट्स, जहाँ पे नीचे की प्राइजेस, जो अगर मैं बोल रही हूँ कि रेंज पता है हमें कि नीचे में 1,30,000 से नीचे जैसे गोल्ड नहीं जाएगा एंड सिल्वर 2 लाख के नीचे नहीं जाएगा, तो उस लेवल के हम कॉल्स ले सकते हैं लंबे समय तक के, या फिर हम उस समय के हम पुट्स भी ले सकते हैं. इनफैक्ट कि हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आपको चीपर रेट्स में पुट्स मिल रहे हैं तो वो भी सेल लिए जा सकते हैं. तो उससे भी आपकी काफ़ी अच्छी डाउनसाइड, आपका लॉस जो है वो कंस्ट्रेन रहेगा. आप अनलिमिटेड लॉसेस की पोजीशन में नहीं जाएंगे. तो ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि वो अनलिमिटेड गेन्स और अनलिमिटेड लॉसेस की जब सिचुएशन में जाते हैं तभी ही उनको प्रॉब्लम होता है. सो ट्राई टू मेक इट लिमिटेड गेन्स एंड लिमिटेड लॉसेस. गेन्स में येस यू कैन मेक वेरियस स्ट्रेटजीज कि जहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट्स भी मिले आपको ऑप्शंस में. जैसे कवर्ड कॉल मैंने आपको बताया, उसमें भी आप कर सकते हैं कि जो अगर सपोज 1,80,000 का या 2 लाख का भी अगर आपको कॉल मिल रहा है वो आप ले लीजिए जो आपको बेटर प्राइजेस में मिल रहा है. एंड तो आपका अपसाइड अनलिमिटेड है, बट डाउनसाइड में आपने उसको हेज किया हुआ है नीचे का कॉल लेके, तो वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है. फ्यूचर्स में भी आप छोटे छोटे स्टैगर्ड वे में बाय करते रहते हैं हर छोटे छोटे अमाउंट पे, छोटी छोटी डिप्स पर. तो ओवरऑल आप इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन रखिए कि 50% यू आर मेकिंग योर पोजीशंस इन फ्यूचर्स, 50% इन ऑप्शंस, यू आर कीपिंग योर पोजीशंस हेज्ड. स्टॉप लॉसेस हैं वो ट्रेल करते रहिए फ्यूचर्स में अगर करते हैं. और जो टारगेट्स हैं उससे भी मैंने बोला स्टैगर्ड वे में रखिए. डोंट पुट अ फिक्स्ड टारगेट कि मुझे ये लेवल पे बुक करना है. जैसे प्राइजेस बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा करके बुक करते रहिए. तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी यू शुड यूज. With your permission, yeah, thank you so much for that advice. And I must say that on Dhan, one can use the feature of super orders where the multiple orders, multiple stop losses can be placed and the trailings can be managed very well. Also, when you've discussed about option strategies like covered and all, at Option Trader we have all these facilities and users can enjoy that too much. Matlab, they can understand where is the loss, where is the profit, at what level they will gain, at what level they may lose. So I have one more question, as I said earlier in trailing to this. So when you say that the part of position can be in future in option and it should be in staggered. So when a trader is trading, is there anything else apart from chart which needs to be focused for 2026 as a data, as any other important event? यस, सो सिर्फ टेक्निकल्स देखना ज़रूरी नहीं है, मार्केट में इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सो मच कनेक्टेड नाउ कि नथिंग वर्क्स इन आइसोलेशन. सिर्फ टेक्निकल्स देख के पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं. तो मेरे हिसाब से हमेशा मैं सबको यही कहती हूँ कि यू शुड लुक एट 4 थिंग्स. वन इज़ टेक्निकल्स, सेकेंड इज़ फंडामेंटल्स ऑफ द कमोडिटी और ट्रेडिंग,
थर्ड इज़ इंटर मार्केट एनालिसिस, कि बाकी के मार्केट में क्या हो रहा है. जैसे कमोडिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो यू नीड टू लुक एट what is happening in equity, what is happening in debt, what is happening in currency market. So all these four markets are interconnected with each other. तो ये inter market analysis करना भी बहुत ज़रूरी है, because money flows from one market to another. आज अगर गोल्ड सिल्वर में पैसा है तो वो दैट कैन शिफ्ट टू क्रिप्टो एनी टाइम. क्रिप्टो में से निकल के इक्विटी में, जो बड़े प्लेयर्स हैं दे डू दैट, दे शिफ्ट देयर मनी फ्रॉम वन मार्केट प्लेस टू अनदर. एंड जब लिक्विडेशन आता है वो भी इसी तरह होता है. जैसे हमने देखा कि सिल्वर मार्केट में जब लिक्विडेशन आया 40% का, तो काफ़ी मार्जिन कॉल्स आए थे, काफ़ी लिक्विडेशन हुआ. सो उसकी वजह से कवर करने के लिए पोजीशन हमने देखा इक्विटी मार्केट्स में भी सेल ऑफ आया, क्रिप्टो में भी सेल ऑफ आया. एंड सो इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट एक जगह से दूसरी जगह. तो इंटर मार्केट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेंटीमेंट एनालिसिस. मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, इधर इट इज़ रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन. अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि कुछ भी वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इट इज़ कॉल्ड रिस्क ऑफ सेंटीमेंट, जहाँ पे कि मार्केट इज़ नॉट रेडी टू टेक रिस्क. तो उस टाइम पे क्या होता है कि गोल्ड एंड सिल्वर विल परफॉर्म वेल. जब रिस्क ऑफ सेंटीमेंट हो, डर बना हुआ हो मार्केट में, तो वो देखना ज़रूरी है कि अगर इफ़ यू आर ट्रेडिंग फॉर दिस वीक तो देखो कि इस हफ्ते कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन तो नहीं चल रहे हैं, ऐसे कोई इकोनॉमिक डेटा तो नहीं है कि जहाँ पे रिस्क ऑफ सेंटीमेंट आएगा कि रिस्क ऑन आएगा. रिस्क ऑफ सेंटीमेंट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. बट जब रिस्क ऑन सेंटीमेंट होता है तब गोल्ड सिल्वर डजंट परफॉर्म वेल, तब इक्विटीज़ परफॉर्म वेल. तो लुक फॉर रिस्क ऑफ सेंटीमेंट. फंडामेंटल फैक्टर्स अगर बात करें तो बहुत सारे हैं. यू नीड टू लुक एट द न्यूज़, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स फ्रॉम यूएस, एंड 2-3 मेन जो इकोनॉमिक डेटास हैं, जैसे नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, CPI का डेटा है, GDP का डेटा है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन दिनों पे हम देखते हैं कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है प्राइजेस में. जी. अब मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा ट्रेडर्स के लिए, खास करके जब हम गोल्ड सिल्वर में ट्रेड कर रहे होते हैं, और मैं खास करके ज्वेलर्स को जब देखता हूँ, वो लोग यूजुअली फिजिकल और फ्यूचर मार्केट के डिफरेंस को इनकैश कर रहे होते हैं. कभी गोल्ड सिल्वर की डीमैट से बड़ी आसानी से डिलीवरीज ले रहे होते हैं जब MCX पे सस्ता होता है, जब महंगा होता है तो यहाँ बेच के फिजिकल बाज़ारों में ख़रीद रहे होते हैं. इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी क्या डेरिवेटिव ट्रेडर ले सकता है? मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि आप धन का स्क्रीन अभी देख रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट जो है स्पॉट मार्केट के वर्सेस दिखाई दे रहे हैं. हर महीने के सेम इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी बड़े स्प्रेड्स अवेलेबल है. क्या ये एक ट्रेडर इसे इनकैश कर सकता है? ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि लोग जनरली कैलेंडर स्प्रेड्स बिठाते हैं, फ्यूचर टू फ्यूचर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर टू ऑप्शन ट्रेड करते हैं, बट फ्यूचर टू फिजिकल मार्केट में ट्रेड करने वाले काफ़ी कम लोग होते हैं कि एक्चुअल फिजिकल डिलीवरीज लेंगे एंड फ्यूचर. तो यू राइटली सेड डन हैज़ दिस फीचर जहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर्स का एंड फिजिकल मार्केट का डिस्काउंट प्रीमियम. एंड एक्चुअली डन इज़ अ वंडरफुल टूल जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है विदाउट द हेल्प ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, और कोई रिसर्चर की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है. आप सारी चीज़ें आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो. इफ़ यू स्पेंड टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा. सो यस, दैट्स अ वंडरफुल टूल. तो ये जो आपका फीचर है जहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो कि क्या मार्केट में डिस्काउंट और प्रीमियम है, एक्चुअली वन शुड एनकैश दैट. एंड आई थिंक यू हैव वेरी गुड डिलीवरी मैकेनिज्म ऑल्सो, जहाँ पर अगर आप फिजिकल मार्केट से बाय कर रहे हैं, फ्यूचर्स में सेल कर रहे हैं. जनरली गोल्ड में हमने देखा है कि 2-3 हज़ार का ये प्रीमियम डिस्काउंट रहता है. तो आराम से एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको 2-3 लाख का प्रॉफिट मिल सकता है इफ़ यू आर डूइंग दिस. सो आई शुड से कि आप ट्रेडर्स जो है इस चीज़ को एनकैश कीजिए. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आई वुड से जो धन के प्लेटफॉर्म पे ली जा सकती है. जी बिल्कुल. तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा, क्योंकि यूज़र्स आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं इस मुद्दे पे, खास करके जब 2026 का व्यू आपने गोल्ड के लिए दिया, सिल्वर के लिए दिया, और गोल्ड की हमने एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की, क्या सिल्वर के लिए सेम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या कुछ अलग होना चाहिए? जो चीज़ें मैंने समझाई कि ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स कैसे रहने चाहिए वो सेम रहते हैं. यू वॉट एवर यू ट्रेड इन, इधर गोल्ड में या सिल्वर में,
सो जो एलोकेशन है मैंने आपको बताया कि एक ट्रेड में 5% से ज़्यादा ना करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखें, स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, वो सारे की सारी चीज़ें सिल्वर में भी इम्प्लीमेंट होगी। सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल है, सो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो बहुत ही डिफाइंड होने चाहिए, क्योंकि 10-15 हज़ार की मूवमेंट एक दिन में आ जाती है। तो हाई बीटा कमोडिटी है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस्ड हो बहुत तो ही ट्रेड करें, और यस मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करें। इंस्टेड ऑफ बाइंग 1 बाय 10 मिनी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ बेटर रिस्क मैनेजमेंट थिंग दैट यू कैन डू। सो यस, सिल्वर में भी सेम चीज़ें ही रहती है। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच रिनिशा जी फॉर कमिंग इन द स्टूडियो एंड हेल्पिंग यूजर्स टू decode the strategy 2026. Thank you so much. Thanks for inviting me. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.